हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। और देखिए, इससे पहले का जो कंटेंट है इस चैप्टर का वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया अपने प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशनशिप का जो मेन कॉन्टेंट है इस चैप्टर का। और इससे पहले भी काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया था, जहाँ पे देखिए प्रीवियस पैरा में आपको बताया गया था नैम के बारे में, किस तरह से बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पे नैम को इस्टेब्लिशमेंट किया था, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो इसी से देखिए नेहरू का वहाँ पे पूरा रोल बता दिया गया था। अब इसके बाद हम जानने वाले हैं चाइना के बारे में कि किस तरह के इंडियाज़ के एक्सटर्नल रिलेशंस की बात हुई है। तो बिल्कुल इंडियाज़ के एक्सटर्नल रिलेशनशिप जो हैं वो किस तरह से दूसरी कंट्रीज़ के साथ हैं। तो इसमें चाइना क्योंकि नेबरिंग कंट्री है, तो ऑफकोर्स सबसे पहले तो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप किस तरह से रहे हैं इंडिया के स्टार्टिंग से लेके अब तक। और अभी भी जो इतना सारा जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है, हमारे पास्ट से रिलेटेड है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने पास्ट को थोड़ा सा देख लेना चाहिए और उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो देखते हैं किस तरह से शांति वाला माहौल भी रहा चाइना के साथ कब तक, और कब ऐसा भी माहौल रहा जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी बहुत ज़्यादा लड़ाई वाला माहौल, मतभेद वाला माहौल भी एक आ गया था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फर्स्ट पैरा में फर्स्ट लाइन यही कही गई है कि जिस तरह से हमारे संबंध है पाकिस्तान से, यानी शुरू से ही उसके साथ हमारे पाकिस्तान के साथ जो संबंध है वो अच्छे नहीं रहे। इसके अलावा अगर देखा जाए इंडिया के रिलेशनशिप चाइना के साथ किस तरह से रहे, तो हाँ, शुरुआत में ये ज़रूर दोस्ती भरा माहौल रहा, दोस्ती भरे फ्रेंडली नोट से ये रिश्ता जो था वो शुरू हुआ। बट और इसके साथ ही देखिए एक चीज़ भी बताई गई है कि जब आफ्टर द चाइनीज़ रेवोल्यूशन, जब चाइना में रेवोल्यूशन हुआ था इन 1949 में, उसके बाद जो इंडिया था वो फर्स्ट कंट्री था जिसने कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट थी चाइना की उसको सपोर्ट किया। तो इंडिया वो एक पहली कंट्री थी, यानी नेहरू फेल्ट, ठीक है, नेहरू को लगता था कि जो नेबरिंग कंट्री है हमारा जो चाइना है वो किस तरह से एक वेस्टर्न डोमिनेशन की शैडो से निकल के आया है। तो उसकी गवर्नमेंट को सपोर्ट इन्होंने किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे किया। देखिए फोरा, इंटरनेशनल फोरा लिखा ना, FORA, तो फोरा का मतलब होता है मंच, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इसको बोला और कि हम तो कम्युनिस्ट पार्टी को, यहाँ की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसको बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये इंडिया ही पहली कंट्री था जिसने रिकॉग्नाइज किया कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को चाइना में। इसके बाद देखिए सम ऑफ द कलीग, देखिए नेहरू की ये थिंकिंग थी। इसके अलावा जो इनके कलीग्स थे यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको ये बहुत डर था, उनके लिए चिंता का विषय था ये कि आगे चल के बहुत चांसेस हैं कि चाइनीज जो है, जो चाइना के लोग हैं, देश हैं, ये आगे चल के फ्यूचर में ऐसा होगा कि इंडिया पे अटैक कर देगा, ठीक है। एग्रेशन मतलब किसी तरह का आक्रमण करने की पूरी उम्मीद है। बट देखिए नेहरू की क्या थिंकिंग थी वहां पे, नेहरू को लगता था कि नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, एक्सीडिंगली अनलाइकली। उन्हें लगता था दूर दराज तक कभी कोई ऐसा नहीं होगा कि इंडिया पे चाइना की तरफ से कोई अटैक हो जाएगा, ठीक है। और फॉर अ लॉन्ग टाइम देखिए, जब हमें लगता है कि हाँ यहाँ से कोई डर का माहौल नहीं है, हमें उम्मीद है कि हमारी सीमाएं यहाँ से सुरक्षित है, हमारे तो बहुत दोस्ती भरे रिश्ते हैं, तो हम वहां पे थोड़ा उन बॉर्डर्स पे ध्यान भी नहीं देते, ठीक है, उन रिश्तों पे ध्यान नहीं देते। और ऐसे ही कुछ देखने को मिला उस टाइम भी कि जो चाइनीज और इंडिया चाइना का जो बॉर्डर था वहां पे आर्मी को नहीं लगाया गया, ठीक है। हमारे जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, वहां उनको नहीं लगाया गया रखवाली करने के बॉर्डर को, बट किसको लगाया गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, ठीक है, जो दूसरी फोर्सेस हैं इंडिया में उनको लगाया गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पे हमें बताया कि एक ज्वाइंट इनॉन्सिएशन हुआ, पंचशील जब सिद्धांत हुए, उसके लिए उनको बुलाने की, जब पंचशील सिद्धांत जो थे वो घोषित हो रहे थे, इनॉन्सिएशन मतलब घोषित होना, अनाउंस हो रहे थे, तो जो 5 प्रिंसिपल्स थे पीसफुल को एग्जिस्टेंस की, किस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से माहौल को बनाया जाए, इसके लिए 5 जो पंचशील सिद्धांत थे उस पर साइन हुए, ठीक है। और किस दोनों नेशंस के बीच हुए, यानी इंडिया और चाइना के बीच में हुए। इसमें किसने साइन किए इसको, पंचशील सिद्धांतों को, तो इसको क्या, प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने इंडिया की तरफ से, और चाइनीज के प्रीमियर, यानी जो वहां का प्राइम मिनिस्टर था उसको प्रीमियर बोलते थे, यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो थे चाउ एन लाई, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करते हैं चाउ एन लाई। तो उन्होंने 29 अप्रैल, इन दोनों ने ही 29 अप्रैल 1954 को इस पंचशील सिद्धांतों पर साइन किया। और इसके भी कुछ पॉइंट्स थे कि किस तरह से वो एक दूसरे की संप्रभुता की रिस्पेक्ट करेंगे, किसी के टेरिटरीज पे अटैक नहीं करेंगे, और जो भी टेरिटरीज जो हैं, सीमाएं जो कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनी में फिक्स्ड हो गई हैं वही मानी जाएंगी। तो इस तरह की सारी बातें थी पंचशील सिद्धांत में कि शांतिपूर्ण तरीके से ही, दोस्तीपूर्ण तरीके से आगे चल फ्यूचर में ये रिश्ता हमेशा मेंटेन रहे। तो इसी देखिए ये लिखा भी है कि एक स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पंचशील सिद्धांत का मेन मोटिव क्या था और किसके बीच में साइन हुआ, तो आप इन दोनों के नाम लिखेंगे, पर्टिकुलर ईयर जो है ये आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट बन जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और साथ ही क्या मोटिव था, तो मोटिव यही था कि आगे फ्यूचर में ये एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप जो है वो दोनों कंट्रीज यानी इंडिया और चाइना के बीच में स्थापित करेंगे, किसके द्वारा, पंचशील सिद्धांतों के द्वारा। और 5
पंचशील सिद्धांतों के द्वारा। याद रखिएगा, जैसे मैंने अभी बताया, प्रीमियर मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर वहाँ का हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो थे चाउ एन लाई, तो वो वहाँ पे जो कह सकते हो आप 1949 से लेकर 1976 तक थे ये वहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बाद देखिए इन दोनों कंट्रीज के बीच इस सिद्धांत को पास करने के बाद यानी साइन करने के बाद किस तरह के रिलेशन रहे, काफी अच्छे रिलेशन रहे। यहाँ के लीडर्स चाइना में जाते थे, चाइना के लीडर यहाँ आते थे, एक दूसरे की कंट्री को विजिट भी करते थे, और साथ में जब भी ये आते थे और वहां जाते थे तो बहुत सारे लोग जो होता है कि भीड़ जो होती है वहाँ के जो नागरिक होते हैं वो बहुत ही अच्छा स्वागत भी इनका करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे थोड़ा सा कंटेंट हमें तिब्बत के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि तिब्बत भी काफी बड़ी वजह बनी जिसकी वजह से 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक किया। ठीक है, तो तिब्बत के बारे में जान लेते हैं। देखिए तिब्बत देखा जाता है कि एक प्लेटू है सेंट्रल एशियन रीजन में जिसको हम तिब्बत के नाम से जानते हैं, और इसमें काफी मेजर इश्यूज रहे। ठीक है, इसका हिस्टोरिकली अगर आप पढ़ोगे तो काफी हिस्टोरिकली तरीके से देखा जाए तो इंडिया और चाइना के बीच में काफी ज्यादा टेंशन जो थी वो तिब्बत की वजह से ही हुई है। ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम हिस्ट्री में ये भी देखा गया कि चाइना ने काफी बार यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किया तिब्बत पे कि ये हमारा इलाका है, और टाइम टू टाइम देखा भी गया ये भी चीज कि तिब्बत जो था वो स्वतंत्र भी हो जाता था। इसके बाद देखिए 1950 में एक ऐसा टाइम आया जब चाइना ने पूरे प्रॉपर वे पे यहाँ पे कंट्रोल कर लिया तिब्बत पे, और यहाँ के जो लास्ट सेक्शन जो तिब्बतियन पॉपुलेशन थी जो यहाँ पे रहती थी वो इस टेक ओवर के खिलाफ थे, क्योंकि वो एक स्वतंत्र अपने देश को चाहते थे कि तिब्बत एक स्वतंत्र रहे। बट जो चाइना थी वो बार बार अटैक करती थी यहाँ पे, वो फाइनली 1950 में उसने अच्छे से अटैक कर भी लिया था। और याद रखिएगा, देखिए कोई दूसरा आप पे अटैक कर ले पर जो पॉपुलेशन है जब तक वो नहीं चाहती तब तक एक कहते हो कि आप राज तो कर रहे हो वहाँ पे दुनिया को दिखाने के लिए, पर मन से आपका जो राज है वहाँ की पॉपुलेशन जो जनता है वो कभी कबूल नहीं कर रही, और वो हमेशा आपका विद्रोह करती रहेगी। तो ऐसा ही कुछ तिब्बत में भी हुआ, और इंडिया ट्राई टू परस्यूट चाइना टू रिकॉग्नाइज तिब्बत क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इंडिया ने भी काफी ट्राई किया कि परस्यूट करने के लिए चाइना को, कि जो वो रिकॉग्नाइज करा कि तिब्बत तो वहाँ चाहता है चाइना को, वो इंडिया ये बता रहा था कि तिब्बत चाहता है इंडिपेंडेंट होना, वो अपने इंडिपेंडेंस चाहता है, वो किसी के अंतर्गत नहीं रहना चाहता है। बट जब पंचशील सिद्धांत जब एग्रीमेंट जब साइन हो गया था इंडिया और चाइना के बीच में 1954 में, तो चाइना को ये लगा कि जो टेरिटोरियल एरिया है यानी कि इसके अंतर्गत ये था कि पंचशील सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि वो एक दूसरे के टेरिटोरियल एरियाज की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को यानी सुप्रीम पावर को रिस्पेक्ट करेंगे। सुप्रीम पावर मीन्स सॉवरेनिटी मीन्स सुप्रीम पावर, इट मीन्स जो बाहरी देश है वो उसके पर्सनल मैटर्स पे उसके पर्सनल डिसीजन पे किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत याद रखिएगा। तो चाइना को ये लगता था जब हमने पंचशील सिद्धांत साइन कर दिया है, अब जब तिब्बत उन्होंने कब्जा कर लिया, तो इंडिया जब ये बोल रहा है कि तिब्बत इंडिपेंडेंट होना चाहता है तो चाइना को ये चीज़ बुरी लगती थी। उसको लगता था कि जब हमने इसमें साइन किया पंचशील सिद्धांत में, उसमें तो यही कहा था कि हम एक दूसरे के टेरिटरीज की रिस्पेक्ट करेंगे, इंटेग्रिटी की जो भी उनके इलाके हैं, और सॉवरेनिटी पे भी ध्यान देंगे, किसी के आंतरिक मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो अब जब ये इंडिया ये चीज़ बोलता था तो चाइना को बुरा लगता था। तो इंडिया कंसिडर चाइना क्लेम ओवर तिब्बत, तो इंडिया काफ़ी कंसिडर करता था इस चाइना के इस तरह के जो ये क्लेम्स करता था यहाँ पे। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा इलाकों में, ठीक है, कंसिडर्ड मतलब जो स्वीकार करता था कि इंडिया कंसिडर्ड चाइना's क्लेम ओवर तिब्बत। इसके बाद देखिए द तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर जो थे दलाई लामा, वो चाइनीज प्रीमियर चाउ एन लाई के साथ जब ऑफिशियल चाइनीज विजिट हुई थी इंडिया में 1956 में, तो ये दोनों लीडर यानी दलाई लामा तिब्बत से और चाइनीज जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर था चाउ एन लाई, वो भी इंडिया के विजिट में जब 1956 में, तो दोनों साथ ही आए थे। और उन वहाँ पे दलाई लामा ने नेहरू को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी कंडीशन बताई थी, इन्फॉर्मेशन दी थी तिब्बत के बारे में कि किस तरह से तिब्बत में चाइना रूल कर रहा है, ज़बरदस्ती वहाँ पे ऑटोनॉमी करना चाहता है, और तिब्बत की जो स्वतंत्र वहाँ पे ऑटोनॉमी थी, सेल्फ रूल था, वो उसको नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो वही चाहता है। और इस तरह से देखिए 1958 में ये भी हुआ कि देयर वाज आर्म्ड अपराइजिंग इन तिब्बत अगेंस्ट चाइनाज ऑक्यूपेशन। और तिब्बत में 1958 में ऐसा भी हुआ कि वहाँ के लोगों ने हथियार उठा लिया, किसके खिलाफ? चाइना के ऑक्यूपेशन के खिलाफ। इसके बाद चाइनीज फोर्सेस क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर थी तो उन्होंने इस पूरे जो विद्रोह को दबा दिया था वहाँ पे। इसके बाद सेंसिंग दैट द सिचुएशन हैड बिकम वर्स, दिन पे दिन ये सिचुएशन जो थी वो और ज़्यादा बदतर बनती गई, और 1959 में दलाई लामा ने पूरा अपना जो तिब्बत का एरिया था उसको क्रॉस किया और इंडियन बॉर्डर में आए वो वहाँ यहाँ पे, और उन्होंने शरण मांगी, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट से शरण मांगी। और इसके बाद देखिए जो चाइनीज गवर्नमेंट थी वो इसके बिल्कुल खिलाफ थी कि किस तरह से दलाई लामा को इंडिया में शरण दी गई। तो ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी तक लार्ज नंबर ऑफ जो तिब्बतियंस, ठीक है, जब वहाँ के
हेड ने यानी दलाई लामा जब इंडिया में शरण ली, तो उसके बाद देखिए जब वहाँ के जो हेड ही ले सकते हैं शरण, तो सोचिए कितनी बुरी हालत होगी जो वो शरण लेने पे मजबूर हुए होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि वहाँ की पॉपुलेशन, जो वहाँ की जनता थी, उसकी क्या हालत होती होगी। तो वहाँ के माना जाता है कि बहुत सारे जो तिब्बतियंस थे, उन्होंने इंडिया में शरण ली, इंडिया में रिफ्यूजी की तरह वो रहे, यहाँ तक कि वर्ल्ड के और कंट्रीज में भी रहे, क्योंकि तिब्बत वो सेफ इलाका नहीं था जहाँ पर वो अपने आप की अपना भविष्य, अपने जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य देखते थे। तो इस वजह से वो दूसरी कंट्रीज में भागे, यानी दूसरी कंट्रीज में शरण लेने की खोज में निकले। तो इंडिया में भी काफी शरण ली, काफी सारे तिब्बतियंस ने, यहाँ तक कि आप देखोगे पर्टिकुलरली तो दिल्ली वाले इलाके में, दिल्ली में काफी ज्यादा लार्ज सेटलमेंट्स में तिब्बतियन रिफ्यूजीज आपको मिल जाएंगे। इवन हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला भी आपको एक जगह ऐसी मिलेगी जहाँ पे बहुत सारे जो तिब्बतियंस जो हैं वो आज धर्मशाला में रहते हैं, यहाँ के नागरिक बन के रहते हैं, निवासी बन के रहते हैं। दलाई लामा खुद ये कहते हैं कि धर्मशाला उनका अब से घर है इंडिया में। तो इन द 1950 से लेकर, देखिए लास्ट 2 लाइन है कि 1950 से लेकर 1960 का जो माहौल था, जो मैनी पॉलिटिकल लीडर्स थे, पार्टीज थी इंडिया की, इंक्लूडिंग कौन सी, सोशलिस्ट पार्टी और जो आपकी जनसंघ पार्टी थी, ठीक है, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि जो तिब्बत है उसको उसकी इंडिपेंडेंस मिल जाए। बट देखते हैं आगे क्या हुआ है इसके बारे में। तो आज भी आपको पता है कि तिब्बत आज भी चाइना के कंट्रोल में ही है, उसके लोग बहुत परेशान है वहाँ पे, फिर भी उनको अभी तक कह सकते हो कि इंडिपेंडेंस नहीं मिली है। और इस वो शायद इसी उम्मीद में भी है कि शायद उनको मिल जाए आगे चल के। बट यही है कि सारी कंट्रीज अगर उनको सपोर्ट करें, उनके बारे में सोचें, तो ये मिल भी सकती है। ठीक है, तो ये देखिए पूरा तिब्बत का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि किस तरह से तिब्बत से किस तरह के रिलेशनशिप रहे चाइना के, और इंडिया के भी किस तरह के रिलेशनशिप रहे तिब्बत के साथ, और तीनों के एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेशनशिप रहे। ठीक है, तो इससे हमें एक थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि अगर अटैक हुआ था चाइना का इंडिया पे, तो वो किस वजह से हुआ था। तो क्योंकि तिब्बत काफी इंपॉर्टेंट रोल वहां प्ले करता था, तो एक इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी था कि हम तिब्बत के बारे में समझ लें। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे पूरा वही इंडो चाइना बॉर्डर के बारे में बताया गया है। आप देख सकते हैं, स्पेशली देख सकते अक्साई चीन। ठीक है, तो ये सारा जो रेड कलर से बॉर्डर दिखाया गया है, ये आपको यहाँ पे बताया गया है इस मैप के थ्रू। और देखिए अरुणाचल प्रदेश का, और बहुत बार चाइना ने क्लेम भी किया है कि ये जो एरियाज है अरुणाचल प्रदेश उन्हीं का है पूरा। ठीक है, और यहाँ पे जो लद्दाख वाला थोड़ा सा एरिया जो पड़ रहा है वो भी, तो ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे वो कब्जा करने की हमेशा ही सोचा रहता था। क्योंकि चाइना का तो हमेशा से यही था, क्योंकि शुरू में जब तिब्बत उसने कब्जा कर लिया, तो उस और भी बाकी कंट्रीज के भी बहुत सारे पार्ट्स उसने कब्जे में किए हुए हैं। तो ये दिखाया गया है। उसके बाद देखिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो चाइना से रिलेटेड है, यानी चाइनीज इन्वेजन। ठीक है, चाइना का जो आक्रमण था वो 1962 में ये हुआ, और इसका देखिए क्या वजह थी। तो फर्स्ट पैरा में बताया गया कि टू डेवलपमेंट्स स्ट्रेंथ दिस रिलेशनशिप। ठीक है, दो ऐसे तनावपूर्ण कारण थे जिसकी वजह से इस तरह से एक रिलेशनशिप बना, जिसकी वजह से ये अटैक हुए। तो चाइना एनेक्स तिब्बत इन, जैसे हमने पहले ही देख लिया कि चाइना ने एनेक्स कर लिया था 1950 में, तिब्बत को कब्जा लिया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, जो जब कब्जा कर लिया पूरे रूप से तिब्बत के ऊपर, तो एक हिस्टोरिकल जो बफर था दोनों देशों के बीच में, यानी चाइना और इंडिया के बीच में, तिब्बत ही एक ऐसा स्टेट था जो एक बफर जोन की तरह काम कर रहा था। ठीक है, अब जब वो एक कंट्री के पास, एक कंट्री ने छीन लिया, तो उससे क्या होगा, उससे यही होगा कि वहां के जब इतनी कंप्लेंट्स भी मिली थी कि इन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया, हम तो स्वतंत्र रहना चाहते थे, तो एक मध्यस्थ का जो वो रोल प्ले करता था, बफर, हिस्टोरिकल बफर बिटवीन द टू कंट्रीज, यानी तिब्बत एक मध्यस्थ का रोल जो प्ले करता था, अब वो खत्म हो गया था। क्या बीच में कोई है ही नहीं, कोई नेशन ही नहीं रहा बीच में। तो इनिशियली जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, उसने शुरुआत में तो इसके प्रति कोई विद्रोह नहीं किया। ठीक है, ओपनली देखा जाए तो कोई ये नहीं कहा चाइना से कि आपने क्यों इसको एनेक्स कर लिया। बट एज मोर इन्फॉर्मेशन, बट धीरे धीरे जब ज़्यादा खबरें मिलने लगी कि किस तरह से तिब्बतियन कल्चर को पूरा बर्बाद कर दिया, और इंडियन गवर्नमेंट ग्रू अनइजी। ठीक है, तब थोड़ा सा इंडियन गवर्नमेंट को भी लगा कि ये क्या हो रहा है। तो तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर जो दलाई लामा थे, वो यहाँ पे आए इंडिया में शरण लेने के लिए 1959 में। तब लोगों को समझ में आ गया कि हाँ बहुत बुरे हालात होंगे तिब्बत में, कि चाइना ने किस तरह से एक वहाँ पे पूरा कंट्रोल कर लिया। क्योंकि चाइना ने पहले ये दिखाया कि तिब्बत को हम, हाँ अपने वहाँ ले रहे हैं, ले नहीं रहे, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि उसके धीरे धीरे वहाँ पे फोर्स भेजता गया, उसकी बाउंड्रीज पे उस पर कब्जा करता रहा टेरिटरीज एरिया में। पर एक चीज ये भी दिखाया कि नहीं, हम इन्हें सुख सुविधाएं देंगे, इनके वहाँ पे रोड्स बना देंगे, है ना, तो ऐसा बिजनेस करेंगे इनके साथ। क्योंकि यही पॉलिसीज होती थी, जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे कि एज अ व्यापारी आए थे वो यहाँ पे, और किस तरह से धीरे धीरे राज करने लगे अपने फोर्सेस के बल पे, अपने पावर के बल पे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि चाइना ने तिब्बत में पहले दिखाया कि हम आपके यहाँ पे आएंगे, डेवलपमेंट करेंगे आपके यहाँ पर, धीरे धीरे पूरी फोर्सेज वहाँ पे लगा दी। और जिसकी वजह से दलाई लामा जैसे इंसान को जब वहां से भागना पड़ा, तो और बाकी जो आम इंसान से उनका क्या हुआ होगा वहाँ पे। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो चाइना ने धीरे धीरे वहाँ पे पहले तो कहा कि नहीं इसको स्वतंत्र करेंगे, रहने देंगे, इसमें डेवलपमेंट करेंगे। पर धीरे धीरे चाइना एलिज्ड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज अलाउइंग एंटी चाइना एक्टिविटीज
टू टेक प्लेस फ्रॉम विद इन इंडिया। बट बाद में देखिए चाइना ने ये भी कहा, जब दलाई लामा को यहाँ शरण दे दी गई तो उसने ये एक क्लेम किया कि जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो एंटी चाइना एक्टिविटीज कर रही है, मतलब चाइना के खिलाफ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही है, कि वहाँ के लोगों को भड़का रही है और वहाँ के लोगों को शरण दिए जा रहे हैं। तो वो क्या दिखाना चाहती है कि चाइना बहुत बुरा काम कर रहा है। तो एक लिटिल अर्लियर बाउंड्री डिस्प्यूट, देखिए सेकंड पैरा में क्या बताया गया है। देखिए फर्स्ट रीजन तो ये तिब्बत वाला हो गया। सेकंड रीजन क्या है कि एक बाउंड्री यानी जो कह सकते हो आपकी सीमाओं को लेके भी काफी सारा डिस्प्यूट रहा दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में, जो बाउंड्रीज को लेके। क्यों रहा? क्योंकि देखिए इंडिया ने क्लेम किया है कि जो बाउंड्रीज थी, यानी पाकिस्तान इंडिया की चाहे वो बाउंड्री है, किसी देश के साथ कोई सी भी जो बाउंड्री होगी वो पहले से ही कॉलोनियल टाइम में ही, यानी ब्रिटिशर्स के टाइम में ही वो मेंशन कर दी गई थी कि इतना एरिया आपका, इतना एरिया आपका। बट देखिए चाइना जो था वो इस कॉलोनियल डिसीजन से को मानता ही नहीं था। वो कहता था नहीं, कॉलोनी डिसीजन जो कहा है वो गलत है, हम तो ये वाला एरिया भी हमारा है। तो ये मेन डिस्प्यूट किस वजह से था? मेन डिस्प्यूट ये था कि वेस्टर्न और जो ईस्टर्न एंड था लॉन्ग बॉर्डर का, यानी इंडिया और चाइना का जो वेस्टर्न ईस्टर्न बॉर्डर लग रहा था, वहां पे दो एरियाज पे चाइना क्लेम करता था कि वो इंडिया की टेरिटरी नहीं है बल्कि वो चाइना की टेरिटरी है। ठीक है, इसमें वो दो इलाके कौन से थे? देखिए दो इलाकों की बात हो रही है कि वो इंडियन टेरिटरीज में है अभी, बट जबकि वो किसके होने चाहिए? वो चाइना के हैं। तो अक्साई चीन, ठीक है, अक्साई चीन एरिया इन द लद्दाख, लद्दाख रीजन, यानी जो लद्दाख रीजन है जम्मू कश्मीर का, वहां पे अक्साई चीन, ठीक है, ये एरिया वो बोलता था ये मेरा है। इसके साथ ही जो अरुणाचल प्रदेश का स्टेट है उसके भी काफी सारे जो एरिया है वो यही क्लेम करता था कि अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है वो भी हमारा ही है। किसका? मतलब चाइना का है। इंडिया ने तो पता नहीं किस तरह से वो कॉलोनियल के हिसाब से, डिसीजन के हिसाब से वो अपने बता रहा है कि एरिया हमारे हैं और ये बाउंड्रीज हमारी हैं। बट चाइना हमेशा क्लेम करता था ये दो इलाके हमारे और हम लेके रहेंगे। और याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश को उससे पहले नेफा बोलते थे, इसका मतलब नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा कि पहले अरुणाचल प्रदेश को नेफा बोला जाता था। ठीक है, अब बिटवीन 1957 और 1959 के दौरान ऐसा भी हुआ कि चाइनीज ने ऑक्यूपाई कर लिया एक्साई चीन का एरिया। जो वो क्लेम करते थे वो एरिया उन्होंने कर भी लिया अपने कब्जे में, और इंडिया को खबर भी नहीं लगी। एंड बिल्ट अ स्ट्रेटेजिक रोड, और वहां पे एक रोड भी बना दी उन्होंने। डिस्पाइट अ वेरी लॉन्ग क्रॉसपॉन्डेंस एंड डिस्कशन, काफी ज्यादा हद तक बहुत बातचीत चली, डिस्कशन चला लीडर्स के बारे में, जो आज भी काफी आप देख रहे होंगे न्यूज में दिखाते भी हैं आज भी कि कितनी ज्यादा बॉर्डर्स पे इतनी टेंशन हो रही है और बातें भी खूब डिस्कशन होते हैं, पर उसका कोई मामला जो भी है कोई रिजल्ट नहीं दिखता। तो उस तरह भी यही था कि कोई रिजल्ट, कोई भी सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा था। और सेवरल स्मॉल बॉर्डर जो थे स्क्रिमिशेस बिटवीन द आर्मीज ऑफ द टू कंट्रीज टुक प्लेस, और बॉर्डर्स पे काफी ज्यादा जो आर्मीज थी उनमें स्क्रिमिशेस, मतलब कभी कभी बहुत तनावपूर्ण माहौल होने की वजह से कभी कभी आप कह सकते हो कि एक होता है ना कि मुठभेड़ भी हो जाती थी, झड़पें हो जाती थी दोनों देशों की सेनाओं के बीच में। इसके बाद देखिए आपको याद होगा नेक्स्ट पैरा में देखिए दिया हुआ है थर्ड पैरा में, आपको याद होगा आपने चैप्टर 1 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। इसके बाद देखिए एंटायर वर्ल्ड जब अटेंशन दे रहा था इस तरह के क्राइसिस के, जो टू सुपर पावर्स के बीच में इस तरह के झगड़े चल रहे थे, तनावपूर्ण माहौल था, यानी यूएस और यूएसएसआर के बीच में, तभी देखिए चाइना क्या करता है। चाइना जब सबका ध्यान वहां है तो चाइना का ध्यान कहीं और है, और यही एक स्ट्रैटेजी भी होती है। तो चाइना ने एक बहुत ही बड़ा कह सकते हो मैसिव, ठीक है, और स्विफ्ट, बहुत तेजी रूप से और बहुत ही भयानक रूप से जो था, भयंकर रूप से एक अटैक जो था, आक्रमण स्टार्ट कर दिया। कब? अक्टूबर 1962 में। और बोथ डिस्प्यूटेड रीजन्स में, ऐसा नहीं कि एक ही इलाके में किया, दो रीजन्स में, यानी लद्दाख वाले एरिया और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया पे अटैक कर दिया। फर्स्ट अटैक जो था वो 1 वीक तक चला, और चाइनीज फोर्सेस ने पूरा का पूरा जो की एरिया था, यानी मेन जो एरिया से अरुणाचल प्रदेश के, वो अपने कब्जे में कर लिए। इसके बाद देखिए जो सेकंड वेव ऑफ अटैक चला, यानी जो दूसरा अटैक चला, वो नेक्स्ट मंथ में चला। और नेक्स्ट मंथ में क्या किया? while the Indian forces could block the Chinese advances on the western front in Ladakh, in the east the Chinese managed to advance nearly to the entry point of Assam Plains, कि जहाँ पे जो इंडियन फोर्सेस ब्लॉक करी थी पूरा चाइनीज एडवांसेस की, वहां पे वो अटैक ना करें वेस्टर्न फ्रंट लद्दाख में, वहां पे ये पूरा का पूरा ब्लॉक करी थी। तभी चाइनाज ने क्या किया, जो ईस्ट का एरिया था नियरली जो एंट्री पॉइंट था असम प्लेन्स का, वहां पे वो उन्होंने कब्जा कर लिया, वहां पे वो घुस गए। तो फाइनली क्या हुआ, चाइना ने डिक्लेयर कर दिया, अपने आप ही डिक्लेयर कर दिया एक यूनिलेटरल मतलब अपने आप से ही सीज फायर, एंड इट्स ट्रूप्स विथड्रू टू वेयर दे वर बिफोर द इन्वेजन बिगिन। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप ही, क्योंकि कब्जा तो उतना इलाका कर ही लिया था अरुणाचल प्रदेश के मेन एरियाज, तो जब कब्जा कर लिया तो उसके बाद ही अपने आप ही अनाउंस कर दिया, यानी सीज फायर की मना कर दिया, युद्ध को रोक दिया। ठीक है, आप कह सकते हो कि युद्ध को उसने अपने आप ही कह दिया, एक ऑर्डर दे दिया
इसको एक ऑफिशियल ऑर्डर बोलते हैं, सिग्नल टू स्टॉप फाइटिंग, कि अब हम फाइटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कर दिया और अपने आप ही जो पहले इस इन्वेजन से पहले जिस जगह पे वो थे वहीं पे वो वापस लौट गए। अब देखिए चाइना का क्या हुआ नेक्स्ट पैरा में, चाइना वो डेंटेड इंडियाज इमेज एट होम एंड अब्रॉड। इससे क्या हुआ, चाइना ने जो इंडिया की जो पूरी इमेज थी इसके घर में यानी इंडिया के खुद के इलाकों में और बाहर अब्रॉड में यानी इंटरनेशनल वे पे वो पूरी की पूरी कमजोर कर दी, डेंटेड मतलब कमजोर कर दी, वीक कर दी इसकी स्थिति। इंडिया हैड टू अप्रोच द अमेरिकन एंड द ब्रिटिश फॉर मिलिट्री असिस्टेंस टू टाइड ओवर द क्राइसिस। इंडिया ने बहुत अप्रोच किया कि अमेरिकन और ब्रिटिश से उनकी मिलिट्री हेल्प मांगी कि इस क्राइसिस में हमारी मदद कर दो। और जो सोवियत यूनियन थी वो बिल्कुल न्यूट्रल बना रहा, उसने किसी तरह के इस कॉन्फ्लिक्ट में ध्यान नहीं दिया। इसके बाद देखिए इट इंड्यूस्ड अ सेंस ऑफ नेशनल ह्यूमिलेशन एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेंथेंड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। तो एक नेशनल लेवल पे काफ़ी ह्यूमिलेशन वाली फीलिंग भी इसको सहनी पड़ी और साथ ही एक नेशनलिज्म की स्पिरिट भी बहुत स्ट्रांग हुई। और इसके वजह से देखिए काफ़ी जो टॉप आर्मी जो कमांडर्स थे उन्होंने अपने या तो रिटायर हो चुके थे वो या तो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था, क्योंकि नेहरू के क्लोज एसोसिएट थे, एक डिफेंस मिनिस्टर थे वी कृष्णा मेनन, उन्होंने अपनी कैबिनेट ही छोड़ दी थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। नेहरू ओन जो उनका स्ट्रेचर था वो भी पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, कह सकते हो आप। क्रिटिसाइज किया जाता था कि जब चाइना के इस तरह का इन्वेजन हुआ तो मिलिट्री जो थी उन्होंने प्रिपेयर नहीं करके रखी, उनको तो लगता था कभी वॉर होगा ही नहीं। और जबकि उनके जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको ये बताया भी था कि वॉर होने के चांसेस हैं, तभी इन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। तो इस वाले माहौल में, इस वाले नेचर पे उनके बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी उनको सहना पड़ा। और ठीक भी है, क्योंकि जब उनके सारे मिनिस्टर्स वगैरह कह रहे थे तब भी उन्होंने कोई प्रिपेयरेंस नहीं करके रखी। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था इनके सरकार के खिलाफ वो लोकसभा में पास किया गया। और फाइनली देखा जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा जो लोकसभा इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस हुए कांग्रेस के, उसमें कांग्रेस को हार भी सहनी पड़ी। द पॉलिटिकल मूड जो था कंट्री का, वो अब ये टाइम आ गया था कि पॉलिटिकल जो मूड था वो कंट्री का बदल चुका था। और वो कह सकते हो कि इस तरह के इन्वेजन जो देखे गए जिसमें इतनी तबाही हुई तो वो आगे फ्यूचर में नहीं चाहते थे। इसके बाद देखिए रियल नेक्स्ट पैरामे की सीनो इंडियन यानी चाइना इंडियन जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसकी वजह से ये काफ़ी एक दूसरे से अफेक्टेड भी हुए। और जो ग्रोइंग रिफ्ट था किसके बीच में, चाइना और सोवियत यूनियन के बीच में, जो इस तरह का आप कह सकते हो कि किस तरह के बदलाव, किस तरह के चेंजेस हो रहे थे, उससे भी काफ़ी ज़्यादा इनकंसिलेबल डिफरेंसेस जो थे वो भी बढ़ते जा रहे थे दिन पर दिन, कि आइडियाज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि एक दूसरे से आइडियाज़ इनके नहीं मिल पाते थे। इनकंसिलेबल इसका मतलब यही होता है। इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होने लगे विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के अंतर्गत। अच्छा, द प्रो यूएसएसआर फैक्शन रिमेन विद इन द सीपीआई। जो यूएसएसआर को जो लोग सपोर्ट करते थे, उसकी आइडियोलॉजी को उसको सपोर्ट करते थे, उसके कुछ मेंबर जो थे वो सीपीआई में बने रहे। और इसके अलावा जो दूसरे थे जो चाइना को फेवर करते थे, उसके मेंबर्स अपने अलग पॉलिटिकल पार्टी बना ली, ठीक है, सीपीआई एम उसको बोलते थे, एंड मूव टूवर्ड्स क्लोजर टाइज विद द कांग्रेस। द अदर फैक्शन दिया हुआ कि जो क्लोजर थे चाइना के, वो इस टाइज के अलग हो गए और उन्होंने द पार्टी स्प्लिट, और पार्टी में एक स्प्लिट आया 1964 में। और यहाँ के काफ़ी ज़्यादा जो लीडर्स थे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी उन्होंने एक नई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी यानी सीपीआई से ही निकल के बना ली, और उसका दूसरा नाम रख लिया सीपीआई एम, ठीक है, सीपीआई मार्क्सिस्ट, ठीक है। और ये चाइना को सपोर्ट करते थे। इन द वेक ऑफ द चाइना वॉर, जब चाइना वॉर हुआ तो मैनी लीडर्स जो थे व्हाट बिकेम सीपीआई एम वर अरेस्टेड फॉर बीइंग प्रो चाइना। तो सीपीआई एम के काफ़ी सारे नेताओं को, जब ये वॉर हुआ इंडो चाइना का वॉर, तो सीपीआई एम के काफ़ी सारे लीडर्स को अरेस्ट भी किया गया क्योंकि वो चाइना को सपोर्ट करते थे, ठीक है। द वॉर विद चाइना अलेक्टेड द इंडियन लीडरशिप टू द वॉलेटाइल सिचुएशन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। और इस तरह की वॉर से इंडिया के लीडरशिप बहुत ही ज़्यादा चेत गए थे, कह सकते हो आप, वॉलेटाइल हो गए थे, कि वो समझ गए थे कि परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। वॉलेटाइल सिचुएशन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में वॉलेटाइल सिचुएशन की बहुत ज़रूरत है, यानी परिवर्तनशील चेंजेस होने चाहिए वहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम बीइंग आइसोलेटेड एंड एक्सट्रीमली अंडर डेवलप्ड, दिस रीजन ऑल्सो प्रेजेंटेड इंडिया विद द चैलेंज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन पॉलिटिकल यूनिटी। कि हाँ, एक आइसोलेटेड एरिया यहाँ रहता था, कोई वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी इन रीजन्स में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो आप इंडिया को लगता था कि नहीं, आप ये ज़रूरत है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल इंटीग्रेशन किया जाए और पॉलिटिकल यूनिटी की भी बहुत ज़रूरत है इन इलाकों में। द प्रोसेस ऑफ इस रीऑर्गेनाइजेशन बिगन सून आफ्टर द चाइना वॉर। इस और इन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए चाइना वॉर के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रयास होने भी लगे। अच्छा, जो नागालैंड था उसको वहाँ पे स्टेट बना दिया गया था, और जो मणिपुर और त्रिपुरा था वहाँ पे उसको यूनियन टेरिटरी से रखा गया, और जहाँ पे ये अधिकार जरूर दिया गया कि आप अपनी ही लेजिस्लेटिव असेंबलीज रखिए और वहाँ पे नेताएं जो हैं वो, लीडर्स जो हैं वो अपने आप इलेक्ट
को उनको इलेक्ट किया जाए। ठीक है, इसी पेज पे देखिए आपको एक फिल्मी दुनिया से भी एक कहानी मिल जाएगी। हकीकत ये मूवी थी जिसमें भी इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ था, तो उससे रिलेटेड ये पूरी की पूरी कहानी दिखाई गई है कि किस तरह से वहाँ पे जब एक टुकड़ी जो थी कैप्टन बहादुर सिंह के अंतर्गत जब फंस गई थी, तो वहीं पे उसी इलाके की एक लड़की थी कम्मो नाम की, उसने उनको जवान को किस तरह से हेल्प किया था, उनकी पोस्ट से निकाला था, उनको बचाया था। बट उसमें ये बहादुर सिंह और जो कमो थी दोनों ही मर गए थे। बट किस तरह से ये पूरा का पूरा जो कहानी दिखाई गई है अच्छे कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग वे में किस तरह से प्रदर्शित की गई पूरी फिल्म को, चाइना के वॉर के टाइम पे 1962 में किस तरह से फिल्म ने पोर्ट्रे किया सोल्जर्स को, उनके ब्रेवनेस को, तो वो पूरा यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। तो इस तरह की फिल्में भी जो है अगर हम देखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है अबाउट द फिल्म से कि किस तरह की सिचुएशन उस टाइम पे रही होगी। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट कंटेंट आ रहा है वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आई होप यहाँ तक आपको सारा चाइना वाला केस जो था वो पूरा एक्सप्लेन हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा और आप एग्जाम में लिख भी पाओगे। देखिए समझना बहुत जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए, लाइन आनी चाहिए, ताकि आपके पास जब लिखने बैठो तो मटेरियल कम ना पड़े। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।